हेलो दोस्तों, आपको इस इंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो आज मैंने फिर से टेंस के बारे में बतलाएंगे जो मेरा टेंस है। और सबसे अच्छी बात ये आपके सामने लेकर आए हैं मेरे दोस्तों। मैं एक 26 जनवरी के बाद यानी कि मान लो 27 जनवरी 28 जनवरी को ऑफलाइन एक कोचिंग खोलने जा रहा हूँ, जिसमें 9th और 10th का बच्चा आप पढ़ सकते हैं इसमें। और 11th 12th का बच्चा ही पढ़ेगा। और ऑफलाइन में 9th 10th का बच्चा को मैंने पढ़ाएंगे। जो मैंने देखे हैं कि 9th 10th वाले बच्चे को इंग्लिश बहुत यानी कि इंग्लिश तो आता ही नहीं है, इसीलिए सोच समझ कर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग खोलूँगा, जिसमें आप 9th और 10th का बच्चों के लिए है। जो आप लोग 9th और 10th का बच्चे का भेजने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मैं एक यही खुशखबरी आप लोगों के सुना रहे हैं। जो आपको अच्छा लगेगा तो 9th और 10th वाले बच्चों को लिए बोल देना और उसको ऑफलाइन कोचिंग बोलेंगे कि ऑफलाइन कोचिंग चलेगा। ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग चलाता हूँ यूट्यूब पर, जो सिर्फ 11th और 12th के बच्चे के लिए है। उसमें 9th और 10th वाले के लिए रहेगा जो ऑफलाइन चलेगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो आपको ये सुनकर अच्छा खुशी मिला होगा कि ऑफलाइन 9th और 10th का बच्चा का ही है और ये 11th और 12th का बच्चा के लिए है। इसमें बेशक ग्रामर चलेगा। तो आपको टेंस के बारे में मैंने बताया है कि पिछले वीडियो में टेंस के बारे में बोला हूँ कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया ये मेरा, तो प्रेजेंट टेंस है मेरे दोस्तों। ये प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। उसी प्रकार पास्ट टेंस की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो पास्ट टेंस के उसी प्रकार 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस भी उसी प्रकार 4 प्रकार का होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ये सब यानी पहला हो गया। दूसरा प्रेजेंट टेंस का हो गया इम्परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। इन्हीं को कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का दूसरा होता है इम्परफेक्ट टेंस, या तुम बोलो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या बोलो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इन्हीं को कहते हैं। 3 यानी कि 3 नाम है, जो भी हो मन में ये बोल देना। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हो। इसी प्रकार तीसरा भेद होता है परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या तुम बोलोगे नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के होता है नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। उसी प्रकार चौथा हो गया आपको चौथा पॉइंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये 4 प्रकार हो गया। उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी होता है, और पास्ट टेंस का 4 प्रकार होता है। जो है वही होगा। और फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस है मेरा। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी होता है। बोलोगे तो सीधा बोलना कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार जैसे प्रेजेंट टेंस का होता है, उसी प्रकार पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस का 4 भेद होता है करने के लिए। यानी कि टेंस के 3 भेद होते हैं, और टेंस के 3 भेद के मिला के 4 होता है।
प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है, पास्ट टेंस का 4 भेद होता है और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होता है। टोटल मिला के आपको 12 टेंस पढ़ना पड़ता है। चलिए मेरे दोस्तों, तो अगला, चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं ये आपको समझाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्रियाओं के अंत में सामान्यतः ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ में बात आ गया? तो चलिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन है। इसका एक रूल होता है, समझ में बात आ रहा है? उसका एक रूल होता है। रूल मतलब क्या होता है? नियम, सूत्र। ये बात याद करके रखना भाई। मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये सूत्र हुआ है, फॉर्मूला जिसको कहते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला है। यानी कि सेंटेंस मतलब वाक्य के अनुसार, यानी कि वाक्य जो हिंदी वाक्य होता है, वाक्य के पैटर्न के अनुसार हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य रहता है, उसको कैसे बनाएंगे जो, यानी कि उसका सूत्र मैंने आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोलो, समझ गए? यानी कि V1 होता है S, V1 होता है, क्या होता है? S। ये V5 होता है ES जोड़ के या ES जोड़कर हम बनाते हैं। अगर एक बात ये जान लो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट रहे तो हम V5 का प्रयोग करते हैं। अगर थर्ड पर्सन, ये बात जान लो, थर्ड पर्सन कौन हो गया मेरा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन रहेगा, ये बात आपको जानना जरूरी है। तो C एक हो गया, ही हो गया मेरा, एक इट हो गया, एनी नेम हो गया इत्यादि, यानी कि ETC इत्यादि हो गया। यहाँ पे बोल रहा है V5 का प्रयोग होता है एवं बाकी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट रहे तो हम V5 का प्रयोग करते हैं। V5 का मतलब मैंने बोला कि ES लगा सकते हो। V5 का मतलब होता है ES एवं बाकी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम V1 हो गया मेरा S, यानी कि बाकी सब्जेक्ट हो गया, कौन कौन हो गया? जो आपको यहाँ पे I सब्जेक्ट रहा I, U, V, दे, ये सब अगर रहे तो हम इसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, यानी मान लो तो S का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हो गया I प्ले, इसका हिंदी क्या होता है मुझको पता होना चाहिए। इसका हिंदी होता है मैं खेलता हूँ।
भाई ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया ना। ता हूं, जिसके अंत में ता हूं लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ये मान लो कि वह, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, यानी कि सी गोज, सी गोज हो गया, तो ये सी गोज है, तो यहाँ पे हिंदी इसका हो गया वह जाती है। क्या करता है, वह जाती है, ये मेरा हो गया। इसी में मैं यानी कि आई गो, आई गो, तो इसका हिंदी क्या हो गया, मैं जाता हूं। क्या हो गया, मैं जाता हूं। भाई यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बोला ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि सी रहे, ही रहे, इट रहे, एनी नेम कोई रहे, इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। बाकी इसके साथ बाकी का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंत में अगर वह रहे यानी कि सब्जेक्ट रहे तो यहाँ पर हम V1 का उपयोग करते हैं। बस मोहन जाता है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, मोहन जाता है। भाई पहले ये देखो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट रहने के बावजूद ता है अंत में लगा हुआ है, वाक्य के सेंटेंस के अंत में ता है, यानी कि यहाँ पे देख लो ता लगा हुआ है, तो ता लगा है भैया, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि मोहन जाता है, तो गोज, मोहन गोज। V5 का यानी कि एनी नेम मतलब हो गया कि मोहन एक नाम है। क्या है, मोहन एक नाम है, तो एनी नेम मतलब कोई भी नाम हो, इसके साथ ये थर्ड पर्सन में आ गया ना, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया, तो यहाँ इसके साथ हम क्या करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, यानी कि वो, यानी कि हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे भी ये देख लो हम लोग खेलते हैं, तो वी प्ले, यहाँ पे वी प्ले मतलब हम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे वी के साथ V1 का प्रयोग होता है भाई, तो प्ले हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक भी चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे क्या है ये बताओ, यानी कि वाक्य के पैटर्न होता है ना, वाक्य के पैटर्न निगेटिव सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि डू या डज क्या है, मेरा एडवर्ब है। ये बात आपको जान लेना चाहिए कि डू डज क्या है, मेरा एडवर्ब है, और इसके बाद नोट रहेगा, और वर्ब 1 जो वर्ब 1 होता है उसको वर्ब 1 कहते हैं, मीनिंग होता है उसको वर्ब 1 कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये बात जान लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के सब्जेक्ट अगर सी, ही, इट, एनी नेम के साथ अगर रहे तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि मान लो कि डज का प्रयोग होता है, एवं बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गया, यानी कि सिंपल वही बात है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सबको पता है कि कौन कौन है थर्ड पर्सन, और बाकी सभी यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग, यानी डू का प्रयोग होता है। तो बात यहाँ एग्जाम्पल में कैसा है ये बात जान लो।
आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। ये डज में डू क्या हुआ, डू मेरा एडवर्ब हो गया। बात समझ में आ गया। ये वर्ब इट हो गया, ए मैंगो अदर वर्ड हो गया, और नॉट तो आट होता है, समझ गए। सब्जेक्ट मेरा आई हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, सी डज नोट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग क्या हुआ मेरा अदर वर्ड हो गया, और डच एडवर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पर्सन सी ही इट एनी नेम कोई रहेगा तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, और सॉरी डच का प्रयोग करते हैं, और डच निगेटिव सेंटेंस जब भी है तो नॉट का प्रयोग होगा। समझ में बात आ गया। यानी कि दे डू नॉट टीच इंग्लिश, यानी कि वे अंग्रेजी पढ़ाते नहीं है, वे अंग्रेजी पढ़ाते नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा इंग्लिश में, तो दे डू नॉट टीच इंग्लिश। ये बात समझ में आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो अगला वीडियो में मैंने लेकर आएंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर समझ गए हैं तो चलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।